अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आज आप खैरियत से होंगे और पहला दिन है जी, और पहले दिन पे आपकी एनर्जी वैसी होनी चाहिए जैसी कि जो है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ होती है। बिकॉज मंडे आई डोंट से कि लेज़ी है, बट अगर आप अपने आप को वीकेंड के बाद पहले ही दिन थोड़ा लेज़ी रखेंगे तो आपका बाकी पूरा हफ्ता पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं गुजरेगा। तो फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की हम बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले आज की अच्छी बात शेयर करते हैं, और वो ये कि कभी भी कामयाबी को दिमाग और नाकामी को दिल में जगह ना दें, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देगी, और मायूसी तो है ही कुफ्र। तो आज के शो में हम क्या है हम आपको क्या दिखाएंगे जी। सबसे पहले तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर 27 गोल्ड मेडल्स जो हैं एक स्टूडेंट ने अपने गले में लटकाए हुए हैं, और वो इतने ज़बरदस्त गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए। ख़ास तौर पे जब उनकी फुटेज आ रही थी, एक के बाद एक गोल्ड मेडल्स उनको मिल ही जा रहे थे। ये हैं डॉक्टर वलीद। इनसे हम जानेंगे कि इतने सारे गोल्ड मेडल्स आखिर माशाल्लाह इन्होंने कैसे हासिल किए और किस किस डिसिप्लिन में हासिल किए, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या आपको मालूम है पहला एसएमएस कब, किसने और क्या भेजा था? अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि जो आप अब बहुत आराम से शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एसएमएस भेज देते हैं, उसके पीछे पूरी साइंस क्या है। इसके अलावा एलॉन मस्क इंसानी दिमाग के साथ एक तजर्बा करने जा रहे हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा वो साइबॉर्ग वाला के दिमाग के साथ कोई तजर्बा कर देते हैं, आधा मशीन का होता है और आधा दिमाग जो है वो इंसानी होता है, लेकिन वो फिल्म है। असलियत क्या है, तजर्बा क्या है, इससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं, ये सब आपको शो में बताएंगे। एंड आई होप एलॉन मस्क जो है वो काम सही करे, बिकॉज उनकी टेस्ला ठीक नहीं आ रही। अब सोचें कि उन्होंने दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया और ठीक दिमाग वाले इंसान नहीं आ रहा, तो अल्लाह ही खैर है। इसके अलावा मिलेंगे लाहौर के काबिल और ज़हीन स्पेशल जोड़े से जो यूट्यूब पर अपना चैनल कामयाबी से चला रहे हैं। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, उनके पास दीगर सलाहियतें हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, क्या उनका कंटेंट है, कितने अरसे से कर रहे हैं, इनकी मुलाकात आपसे थोड़ी देर में कराएंगे। और जैसे कि कई हिस्सों में मुल्क के सर्दी आ चुकी है, कराची में सुबह और शाम और रात के औकात में होती है, और दोपहर में ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं अगर या सड़क पे जा रहे हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। तो खैर ये जो विंटर सीज़न है, बाल खुश्क हो जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, इनकी देखभाल और इनकी नशोनुमा क्या करना चाहिए आपको, ये डॉक्टर खुरम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 में ज़बरदस्त रस्साकशी जारी है। कांटे की टीमें क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना रही हैं। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दी, इंग्लैंड ने सेनेगाल को 3-0 से शिकस्त दी, और उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, क्या ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा। मतलब दोनों को इंग्लिश चैनल जो है सिर्फ वो डिफरेंशिएट करता है। इनकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त हिस्ट्री भी है, अगर आपको पता हो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस वॉर एक दूसरे से कर चुके हैं ये, तो फिर वॉर होगी लेकिन वर्ल्ड कप और फीफा के मैदान में। इसके अलावा नेदरलैंड्स और जो है अर्जेंटीना, उसका भी मुकाबला देखने वाला होगा। और जब मुकाबले की बात हो ही रही है तो हैट्स ऑफ टू इंग्लिश टीम, इंग्लिश क्रिकेट टीम के जिन्होंने एक रोड नुमा पिच को एक रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच की तरफ वो ले गए हैं, और चौथे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने गो के बेहतर बॉलिंग की। इंग्लैंड की उन्होंने विकेटें ली। इंग्लैंड ने, अब ये डिबेट हो रही है कि टाइम से डिक्लेयर किया नहीं किया, क्या इन्होंने पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं दे दिया मैच, बट रेस्ट एश्योर जो इंग्लैंड कर रहा है वो बॉल को रफ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जेम्स एंडरसन, उनको देखना होगा आखिरी दिन के वो क्या गोल खिलाते हैं। उनको लेजेंड ऐसे ही तो नहीं कहा जाता, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लेजेंडरी यहाँ नहीं कहीं और दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी जीत का अच्छा मौका है। 8 विकेटें बाकी हैं, 263 रन दरकार हैं। दोनों बैट्समैन जो हैं वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद है, सऊद शकील और इसके अलावा इमामुल हक, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। सो लेट्स सी कि हम आज क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल जब हम हाजिर हों तो आपको अच्छी खबर के साथ आगाज़ करें कि पाकिस्तान जीत गया है। खैर शो का करते हैं आगाज, और शुरू में ही हमने आपको बताया था कि एलॉन मस्क आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो ब्लू टिक पर डॉलर वसूल करते हैं, कभी ट्विटर के दफ्तर में वॉश बेसिन लेकर आ जाते हैं, तो कभी बातें करते हैं रोबोट बनाने की। अब वो एक नया काम करने जा रहे हैं जो इंतहाई हसास है। वो इंसानी दिमाग में
चिप लगा रहे हैं। एलॉन मस्क का कहना है कि उनकी 1/6 कंपनी अगले में इंसान के दिमाग में चिप लगाने के काबिल हो जाएगी, जिसके बाद इंसान बराह रास्त कंप्यूटर से रब्ता कर सकेगा। उन्होंने कहा कि काम की मंजूरी के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में कागजात जमा करा दिए हैं। तो एलॉन मस्क ये काम करने जा रहे हैं और अल्लाह ही खैर है कि वो क्या ही करेंगे इस चिप के साथ, वो इंसानों से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। ये तो जब वो चिप लगाएंगे तो फिर पता चलेगा, उससे पहले वो चुपचाप ये काम करते रहेंगे। इसके अलावा जी हम आपको ये भी बताएं, 3 दिसंबर 2022 SMS को 30 साल हो जाएंगे। पहला SMS, पहला शॉर्ट मैसेज जो है वो आज से 30 साल पहले भेजा गया था। उसकी इजाद 30 साल उसको मुकम्मल हो जाएंगे। पहला SMS 3 दिसंबर 1992 को बरतानवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नील पेपवर्थ ने अपने हेड रिचर्ड यावोस को भेजा था और SMS में लिखा था मैरी क्रिसमस। ये मैसेज कंप्यूटर के ज़रिए टाइप करके इरसाल किया गया था, क्योंकि उस वक्त तक टेलीफोन में कीबोर्ड की सहूलत नहीं थी, जबकि नील पेपवर्थ को अपने फ़ोन पर 901 और बीटल पर यह पैगाम मौसूल हुआ था। तो फिर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से SMS को 30 साल मुकम्मल हो गए हैं, बट एज द टाइम प्रोसीड्स कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और आपके सामने है कि अब SMS, अब तो ऑडियो मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं। तो खैर अब सिचुएशन ऐसी है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, हमारे स्टूडेंट्स भी तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वायरल हुई, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने धड़ाधड़ गोल्ड मेडल्स लिए, लाहौर के डॉक्टर वलीद। उन्होंने तारीख रकम कर ली, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन पर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स इन्होंने हासिल किए। कहते हैं 16 से 18 घंटे तक पढ़ता था, करियर बनाने के लिए बैरून मुल्क जाऊँगा। दानियाल उमर ने रिपोर्ट तैयार की, पहले आपको दिखाते हैं। ये हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट वलीद मलिक, जिन्होंने तालीमी मैदान में नादर रिकॉर्ड बना डाला। MBBS में 27 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल्स जीत लिए। मेडल्स पहनाते हुए वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी हैरान होती रहीं। डॉक्टर वलीद की ढेरों मेडल पहने तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डॉक्टर वलीद का कहना है कि वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत से बड़ी कामयाबी मिली। अपने कंट्री को, अपने कॉलेज को प्रेजेंट कर रहा था और ये काफ़ी एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी और मेरे दोस्तों के लिए भी। कामयाबी का रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर वलीद कहते हैं करियर बनाने के लिए बैरून मुल्क जाऊंगा। कि हमारे हेल्थ के सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि डॉक्टर्स को ऑन नहीं किया जाता। दे आर नॉट नो सीट्स अवेलेबल इन द BHU RHC इवन, और एमओशिप के लिए भी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। बड़े कारनामे पर वालिद भी खुशी से निहाल। कहते हैं बेटा 16 घंटे तक पढ़ता था, भूख में भी, प्यास में भी, फ्लास में भी, सब कुछ। उसने इस चीज़ को नहीं देखा, उसकी लगन जो थी अपने इल्म के साथ। हुकूमत की तरफ से शानदार कारकर्दगी हासिल करने वाले डॉक्टर वलीद मलिक की पजीराई के लिए ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बड़ा टैलेंट। डॉक्टर वलीद मलिक जो है वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको 1 नहीं 2 नहीं 27 मरतबा मुबारकबाद। ये बताएं, 27 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स अपने नाम करना सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। इस कदर आपकी पजीराई कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इतनी इज़्ज़त बख्शी है। अच्छा ये बताइए कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतने सारे मेडल्स जो हैं वो आपने किस किस सब्जेक्ट में लिए हैं, ये बताइए। अच्छा, इसके अंदर ऐसे है कि 29 मेडल्स का ब्रेक डाउन ऐसे होता है कि इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया 85% एंड अबव मार्क्स इन थ्योरी एंड वाइवा कंबाइन करके लेने होते हैं, और इसके अलावा हाईएस्ट मार्क्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, और जो पोजीशंस होती हैं उनके अंदर मेडल्स। अच्छा ये तो हमने सुन लिया कि आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पर मज़ीद तालीम के बाद क्या मुल्क वापस आने का इरादा रखते हैं या फिर आप मुस्तकिल ही पाकिस्तान से बाहर रहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे है कि हमने ओथ लिया था जब हम पहले दिन इस कॉलेज के अंदर आए। अब ओथ लिया कॉन्वोकेशन पे, और उस ओथ की जिम्मेदारी ये है कि हम मुल्क और कौम की खिदमत करें। बाहर जाके भी वापस आके यकीनन यही कोशिश है, यही ज़रूरत है। पाकिस्तान के लोग ये डिज़र्व करते हैं कि उसके जो डॉक्टर्स हैं वो इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। एब्सोल्युटली, और दिस इज़ सो हार्टनिंग टू हेयर कि आप वापस आके हमारी खिदमत, हमारे लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। अच्छा, आपके फादर ने भी बताया आप माशाल्लाह 16 घंटे पढ़ते थे, बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालते थे आप, या बस ख़ुद को आपने दुनिया से अलग थलग कर लिया था?
16 और 18 घंटे जो था वो आखिरी 2 से 3 मंथ और 4 मंथ्स उसमें था, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं करता था सिवाय पढ़ने के और थोड़ी बहुत नींद पूरी करने के। उससे पहले जो था काफ़ी चीज़ें थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और क्रिकेट देखना, मूवीज़ वगैरह देखना, वो सब कुछ साथ साथ कंटिन्यू था। वलीद, हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, आज लोग आपको फॉलो करेंगे, आपने किससे इंस्पायर होकर स्टडीज़ को इतना टाइम दिया? मेरी इंस्पिरेशन एज ए पर्सन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हु है, और लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अंदर एक पॉजिटिव इंटेंट और एक फ़ाइट क्रिएट करें अपने अंदर, एक जो भी चीज़ आती है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, जो भी मुश्किलात आती हैं अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत को एक क़ुव्वत जज्बा यकीनन रखें अपने अंदर, ताकि मेहनत के ज़रिए कोई भी मुश्किलात आती हैं उसको हल कर सकें। वलीद, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए कि आप जाएँ बाहर, हमारा नाम बाहर रोशन करें और वहाँ से जितनी भी पढ़ाई है वो सीखें वहाँ और आएँ और यहाँ के लोगों की जो है आप खिदमत करें। बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। आगे बढ़ते हैं जी। हमने जो है आज जो आगाज़ किया ना शो का बड़ा पॉजिटिव नोट से किया है। पहले हमने आपको डॉक्टर वलीद से मिलवाया, अब पेशावर यूनिवर्सिटी की खातून उस्ताद हैं, उनको मिला एक बड़ा एज़ाज़। चीन में होने वाले मुसव्वरी के मुकाबले में आलमी एज़ाज़ अपने नाम कर लिया। हिरा अली की ज़बानी इनकी कहानी जानते हैं। मेरा नाम हिरा अली है। मैंने यहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया 2019 में और मैंने अपनी डिग्री भी यहीं से कंप्लीट की थी। पेंटिंग इज़ माय हॉबी। ओरिएंट स्टार डिज़ाइन अवार्ड चाइना का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। इसमें आसियान की कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं। हर साल ये होता है और ये तीसरे साल इस दफ़ा हुआ। ये जो था ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन। इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी मैं काफ़ी नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मैंने काफ़ी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में विन भी किया है। मैंने मैनुअल एक पेंटिंग अपनी उसमें पार्टिसिपेट किया और जो पेंटिंग का थीम था दैट वाज रिलेटेड टू चाइना, चाइनीज़ हेरिटेज उस पेंटिंग का थीम था। बट जो उसका स्टाइल था वो मैंने अपने डोमेस्टिक मुगल मिनिएचर स्टाइल से इम्प्रेस होकर छोटे स्केल की पेंटिंग बनाई। और इस दफ़ा जो है 19,938 एंट्रीज थी इन वेरियस कैटेगरीज। स्कल्पचर्स भी थे, डिज़ाइंस भी थे और 20 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स ने इस पार्टिसिपेट किया। तो आई गॉट सिल्वर अवार्ड फॉर पाकिस्तान एंड आई रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर स्पेसिफिकली। बच्चों को ये कह के डिस्करेज करते हैं कि फाइन आर्ट्स में कोई आप कमा नहीं सकते, स्कोप नहीं है। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ टैलेंट देन ही और शी शुड परस्यू हिज करियर इन दैट फील्ड। चलिए, अब उन अफराद के लिए ये अगला पैकेज है कि जो विंटेज और क्लासिक गाड़ियों में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हमेशा ही ये तवज्जो समेटती हैं, अहमियत की हामिल ये रहती हैं। उमूमन सड़कों पर विंटेज गाड़ियाँ कम ही नज़र आती हैं क्योंकि हमारी सड़कें विंटेज हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 13वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली किला बालासार पेशावर में नुमाइश के बाद तारीखी खैबर पास से होते हुए मिचनी पोस्ट और फिर खैबर राइफल्स मेस लंडी कोतल पहुंची। आपको दिखाते हैं। पेशावर में 13वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली का इनेकाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ताबुन से 13वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली सवाबी, पेशावर और खैबर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 4 दिसंबर तक मुनक्किद हुई। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का 13वां एडिशन 2 दिसंबर को बरास्ता सवाबी पेशावर पहुंचा। रैली में मौजूद शुरका को खैबर पास और तुरखम बॉर्डर की तारीखी अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मचनी पोस्ट पर कारों की नुमाइश के बाद रैली खैबर राइफल्स ऑफिसर्स मैस पहुंची। जहां पर शुरका ने रिवायती खटक, महसूद, चित्राली और दीगर मकामी रक्स का मुजाहिरा किया। विंटेज और क्लासिक कार रैली का इनेकाद हर साल किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भर से कारों के शौकीन बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं।
विंटेज और क्लासिक कारों के मालिकान को पेशावर और जिला खैबर की सड़कों पर अपनी गाड़ियां चलाने का मुनफरिद मौका मिलता है। इन कारों में 1930 से 1970 तक की कार्स मौजूद होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तहजीब और सकाफत, इल्म और अदब की चाशनी लिए कराची में 4 रोज़ से जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम को पहुंची। उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क से आए अदीबों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चौथे और आखिरी रोज भी इल्म अदब के मतवाले जौक दर जौक कराची आर्ट्स काउंसिल पहुंचे और इल्म अदब के खजीने समेटते रहे। सुखुन इफ्तिखार कुलियात इफ्तिखार आरिफ के मौजू पर होने वाली नशिस्त में इफ्तिखार आरिफ ने अपना कलाम सुनाकर महफिल को जाफरान जार बना दिया। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं है मेरे शहर, तेरे लोग भी अब तेरे, मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है। ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे। मारूफ अदीब शौकत सिद्दीकी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रखी गई नशिस्त में दानिश्वर शकील आदिलजादा ने कहा कि शौकत सिद्दीकी कहानी के आदमी थे और कहानी को बरतने में उनका कोई सानी नजर नहीं आता। नौजवान शुरका ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को नामवर अदीबों से मिलने का नादिर मौका करार दिया। मैं अमजद इस्लाम अमजद से अनवर मकसूद से मिली, उनके साथ थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू हुई, उनके ऑटोग्राफ मिले, बहुत इंस्पिरेशन मिली, मेरी वोकैबलरी में बहुत इजाफा हुआ है, मेरे आइडियाज़ में बहुत इजाफा हुआ है। शायरी लिखती हूँ तो शायरी के लिए फ़लसफ़ा बहुत मुझे मिला है। एज अ स्टूडेंट ये मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था हमारे लिए, क्योंकि उर्दू की इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जाना कि उर्दू जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है और उर्दू को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। देख के बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे भी थे, हमारी उम्र के भी थे, हमसे बड़े भी थे, तो अब ये रुझान उर्दू की तरफ देख के हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। कॉन्फ्रेंस में शरीक शहरियों का कहना था सोशल मीडिया के दौर में भी किताब की अहमियत कम नहीं हुई है। जो उसका एक बुक का जो एक फील होता है पेज से पढ़ने का, वो कभी भी आपको इंटरनेट से नहीं मिल सकता। हमें यूरोप से सीखना चाहिए कि वो मंथ में 4 बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें भी पढ़नी चाहिए। उससे जो है वो बंदा इंटेलेक्चुअल होता है, सीखने का मौका मिलता है। हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं होता। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिंधी सकाफत के रंग भी नुमाया रहे। शुरका सिंधी लोक मौसीकी पर दीवाना वार रक्स करते रहे। 4 रोज जारी रहने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी शिरकत की। कैमरामैन एम कामरान और आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। चलिए, चीन से लाई गई नई रेलवे कोचेस पहुंच चुकी हैं। कराची कैंट से लाहौर तक आजमाइशी सफर इनका शुरू हो चुका है। इन नई कोचेस की सैर करवाने सलमान अहमद। चाइना से आने वाली नई कोचेस का आजमाइशी सफर लाहौर की तरफ गामजन है। इन कोचेस में पार्लर कार, एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास मौजूद हैं। मजीद इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पोलर कार का जो इजाफा किया इन्होंने, जिसमें एलसीडी लगी हुई हैं, बंदे को जो भी अपना प्रोग्राम देखना है, कुछ भी आप वो आराम से देख सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, चेयर को पूरी घुमा सकते हैं। पुरानी कोचेज़ में काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो है उनके मेंटेनेंस का भी इशू था, तो मुसाफिर भी परेशान थे। अब इंशाल्लाह परेशानी दूर हो गई है और नई कोचेज़ आएंगी, मुसाफिर खुश होंगे। इसमें बड़ा यानी कि ज़िम्मेदारी है पब्लिक की भी, इंतज़ामिया की भी, कि इनकी केयर करे, इसमें सफ़र करना है, इनको गंदा ना करे, साफ़ सुथरा रखें। ये जदीद कोचेस आवाम के लिए खूबसूरत तोहफ़ा है, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन भी बेहतर होगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वेलकम बैक। हम हमेशा ये कहते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। ऐसे ही लाहौर का एक जोड़ा है, डॉक्टर आयशा सलीम और उनके शौहर मोहम्मद अवैस। दोनों दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं और खुदा ताला ने अगर इनसे आंखें ली हैं तो इन्हें दीगर जो सलाहियतें हैं वो अता की हैं। ये जोड़ा माशाल्लाह मिल के यूट्यूब चैनल चला रहा है, लोगों को मुफीद और कारामद जो है मशवरे देता है, वीडियोस बना के देता है। डॉक्टर आयशा सलीम, मोहम्मद अवैस दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे
पहले तो उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड एज दिस से लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं डॉक्टर आयशा से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आयशा, आप बताइए कि माशाल्लाह कब से आप ये चीज़ ये कंटेंट बना रही हैं और बेसिक कंटेंट होता क्या है आपका? वालेकुम सलाम जी। बेसिकली आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड वर्किंग एज फ्रॉम लास्ट 7 years और मेरी 10 पब्लिकेशंस हैं। लास्ट ईयर आफ्टर डूइंग माई PhD मुझे ऐसा है कि कोई नया मिशन चाहिए होता है, तो लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि हम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें आती हैं वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल। इसमें जिस तरह ये मेरे हस्बैंड पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लॉग्स होते हैं, करंट अफेयर्स पे होते हैं। इसके साथ साथ मेरा फील्ड एजुकेशन है, तो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट कि आपका घर में अगर एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, सोसाइटी के रिएक्शंस क्या होते हैं, हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ उसके बारे में है। पोइट्री एक एस्पेक्ट है हमारे चैनल का। तो आप ये कह सकते हैं इट्स अ वर्सेटाइल चैनल विद द नेम डॉक्टर आयशा एंड मोहम्मद अवैस यूट्यूब पे, जो हम पिछले 1.25 साल से चला रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है उससे रिलेटेड। ज़बरदस्त। अच्छा अवैस साहब, आप मुझे बताएं कि ये कौन डिसाइड करता है कि क्या कंटेंट होगा? एडिट कौन करता है इसको? शूट कौन करता है? ये ज़रा ये बताइए। जी सर, बहुत शुक्रिया हमें आज इनवाइट करने के लिए और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर में पढ़ा रहा हूँ पिछले 7 साल से एज लेक्चर पॉलिटिकल साइंस एंड आई एम ऑल्सो डिस्टिंक्शन होल्डर फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर इन माई BS प्रोग्राम। सर, जब हमने ये स्टार्ट किया चैनल तो हमारा बेसिकली ये था कि अल्लाह ताला ने हमें बसारत ना होने के बावजूद अगर बसीरत दी है, हमें इल्म दिया है, तो हम वो इल्म लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, हम तदरीसी अमल से वाबस्ता थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, लेकिन हमें ये लगता था कि सोशल मीडिया आज के दौर में अगर हम देखें तो सबसे पावरफुल टूल है। तो उसमें जब हमने चैनल लॉन्च किया तो उसका कंटेंट हमने फिर डिसाइड करना था कि कंटेंट क्या होना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि सीरियस कंटेंट को लोग कम फॉलो करते हैं और हमने ये चीज़ अपने चैनल के एक्सपीरियंस के दौरान फेस भी की, लेकिन हमने ये कहा, आपस में ये डिसाइड किया कि हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को कभी भी कम नहीं करेंगे। हमारी सब्सक्रिप्शंस, हमारी फॉलोइंग इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी और हम जो लोगों को कंटेंट देना चाहते हैं वो पहुंचता रहेगा। कंटेंट हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड पॉलिटिकल साइंस है, आयशा की एजुकेशन है, तो हम दोनों रिसर्च करते हैं, गूगल पे देख लेते हैं, हम अब ट्रेंड्स को देखते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कंटेंट लेके आना चाहिए। उनकी फैमिलीज़ हमारे से रब्ता करना शुरू हो गई थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सीखने को मिल रहा है। सर देखें, हमने विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद 3 decades ऑलमोस्ट हम गुजार चुके हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है कि बसारत के बगैर किस तरह पढ़ाई होती है, किस तरह जॉब की जाती है, ये एक्सपीरियंस अगर कोई किताबों से पढ़ना चाहे तो शायद हज़ारों किताबों से भी ना मिले, जो हम अपनी 10 से 15 मिनट की वीडियो में लोगों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा अवैस साहब, ये पहले आप बताएं, फिर इस पे डॉक्टर साहब आप भी रिएक्शन दीजिएगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं, शूट वगैरह कौन करता है, एडिट वगैरह, ये बताइए। जी सर, वीडियो इस तरह के जो मेरी सोलो वीडियो होती है वो आयशा बनाती हैं। ठीक है, आयशा मेरे सामने मोबाइल पे खड़ी हो जाती हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जब हम वीडियो बनाते हैं या पिक्चर लेते हैं, हमें वो बताता है कि द फेस इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, द फेस इज़ एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो उससे आयशा को आइडिया हो जाता है कि अगर वो सेंटर में फेस कह रहा है तो वहीं पे वो मेरी वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। जो हम दोनों की वीडियो है वो हम वॉलंटरीली हेल्प ले लेते हैं, किसी स्टूडेंट की, किसी फैमिली मेम्बर की, वो उससे हम बनवा लेते हैं। और रिसेंटली हमने ट्राईपॉड भी अब यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो हम फ्रेम सेट करके दोनों बैठ जाते हैं अपने जो भी हमारा सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे, और उस ट्राईपॉड के ज़रिए हम मोबाइल फिक्स करके अपनी वीडियो बना लेते हैं और बाद में उसे ख़ुद हम
आयशा उठ के स्टॉप कर देती हैं। और जहाँ तक एडिटिंग और अपलोडिंग का सवाल है, ये तमाम जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये आयशा के सपुर्द हैं। आयशा इसमें बहुत अच्छी हैं और वो ख़ुद हर वीडियो को, ऑडियो को एडिट करती हैं, उसे अपलोड करती हैं। और हमने अपनी तमाम एडिटिंग एंड अपलोडिंग खुद की है। 100% की आयशा ने की है और विदाउट साइट एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ज़बरदस्त, ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये मुझे बताइए कि ऑब्वियसली आप लोग का जो विज़न है वो इससे ऑब्वियसली कमाना नहीं है, बल्कि अब एजुकेशन और नॉलेज को इम्पार्ट करना है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाय द वे, अगर पूछूँ मैं आपसे तो कितने सब्सक्राइबर्स और आपके व्यूअर्स कितने हो गए? जी हमारे ऑलमोस्ट 14-24 सब्सक्राइबर्स हैं इस टाइम, और वीडियोस पे, कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छा फीडबैक है, 1K क्रॉस हुआ हुआ है। बेसिकली हमारा वाकई पर्पस ये है कि चीज़ों को स्प्रेड करें लोगों तक। देखिए हमारे पास ये मैं हूँ और ये सब कुछ हो रहा है, पार्टी हो रही है, इस तरह की चीज़ें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन नॉलेज, रियल टाइम नॉलेज, अच्छी चीज़ पहुंचाना वो हम बहुत कम कर रहे हैं। इवन हम यूट्यूब शॉर्ट्स कर रहे हैं, शॉर्ट्स में छोटी छोटी कोटेशंस, अच्छी शायरी, 2 लाइनर्स, उस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं कि चलो लोगों का टेम्परामेंट अगर लॉन्ग वीडियोस का नहीं है तो हम उस नीड को भी फुलफ़िल करें। हम हर तरह से लोगों को क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड करें, कीपिंग इन माइंड के हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट उन लिमिटेशंस पे ओवरकम किया जा सकता है इफ़ यू वांट टू। ये सारा कुछ जो मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, ये एक एक चीज़ मैंने सीखी है ओवर द टाइम। कुछ एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज आए हैं ओवर द टाइम, वो भी साथ साथ रिजॉल्व किए हैं। लैपटॉप पे वीडियो एडिटर होता है, उसको सीखा। मोबाइल से एक एक चीज़ को हैंडल करना सीखा। यानी अगर आप करना चाहते हो ना, तो अगर आप ढूंढना चाहें तो बहुत रास्ते हैं। आयशा, मुझे आखिर में बताइएगा कि माशाल्लाह से आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। आप उस मैं कहूँ ना कि अंधेरे शहर में चिराग लेके आप लोग निकले हैं, जैसे कि आपने ख़ुद भी ये कहा कि जी कोई डांस कर लेता है वायरल हो जाता है, कोई गाना गा लेता है वायरल हो जाता है, तो आप ना उस धारे के अगेंस्ट बहने की कोशिश कर रहे हैं, वायरलिटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विजन है फ्यूचर का? कितना इसको वुसअत देना चाहते हैं? मज़ीद क्या कुछ करना चाहते हैं अपने इस काम में? देखिए मुझे तो बस एक बात पता है कि इंसान अगर किसी चीज़ पे डट जाए और वो लगा रहे तो फिर मंजिल और जिसे क्या कहते हैं बुलंदी आपका इंतज़ार कर रही होती है। वो वक्त देखता है और अल्लाह देखता है कोई शख्स कितनी एफर्ट करता है। मेरी ये अजम्पशन है, अल्लाह इसे सही प्रूव करेगा कि हमारा जो चैनल है डॉक्टर आयशा एंड मोहम्मद अवैस, वो मिलियंस में उसके व्यूज़ भी आएंगे इंशाल्लाह, और वो आम इंसान तक बहुत सी पॉजिटिविटी फैलाएगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं ना उस बात में असर है। बिल्कुल, हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, हमने चीज़ों को फेस किया है, तो एक आम शख्स की बात में उतना असर नहीं होता जितना हमारी बात में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बात ज़रूर लोगों तक पहुंचेगी, और हमारी इस नेगेटिव वर्ल्ड में जहां हर वक्त लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, पॉजिटिविटी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा और ओवैस हमारे साथ मौजूद थे, और आप दोनों इस काम करते रहें। सबक क्या है? सबक ये है, लेसन ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भले से अगर आप इम्पेयर्ड हैं, आप समझते हैं कि कोई खुदा ताला ने कमी रख दी है, तो अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई हैं कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। लाहौर के अजायब घर में वैसे तो रोज़ाना सैकड़ों लोगों की आमदोरफ्त होती है, तो हम बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ महफूज हज़ारों साल पुरानी बाज़ नवादरात ऐसी भी हैं जो असल नहीं है, नकल है। इनको रेप्लिका कहा जाता है। नवादरात की नकल के बारे में बताएंगी आयशा आता। हजारों साल पुराने तारीखी और सकाफती विरसे का अमीर लाहौर का अजायब घर, जिसकी हर गैलरी मुख्तलिफ तहजीबों की गवाह है। इन गैलरीज में असल के साथ रखी नकल नवादरात को पहचानना इंसानी आंख का काम नहीं। इन रेप्लिकास को इस तरह से तैयार किया गया है कि देखने वाले फर्क महसूस ही नहीं कर पाते। ओरिजिनल चीज़ की
एज इट इज़ जो है कॉपी तैयार करना, उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। टेराकोटा में जो चीज़ बनी हुई है उसको हमने टेराकोटा में ही बनाया है, ज़्यादातर मिट्टी से बनी हुई आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। पत्थरों का दौर हो या वादी सिंध की तहसीब, जेवरात हो या मुख्तलिफ मूर्तियाँ, खेल के लिए शतरंज का रेप्लिका, बुद्धा का मुजस्मा और डांसिंग गर्ल की नकल भी मरकज़े निगाह है। इस म्यूजियम में हमने कोशिश ये की हुई है कि हर किस्म का मास्टरपीस शो करवाया जाए। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनली डिस्प्ले हैं, लेकिन कुछ ऐसे मास्टरपीसेस हैं जैसे डांसिंग गर्ल, किंग प्रीस्ट। माहिरीन के मुताबिक नवादरात की रेप्लिकास असल नवादरात की गैर मौजूदगी और तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए बनाना पड़ती हैं। हजारों साल पुरानी नवादरात को देखकर असल और नकल की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें इस मुहारत से तैयार किया गया है कि देखने वालों को असल होने का गुमा होता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। ये आपको बताएं, सिंधी कल्चरल डे पर पीएनएससी इस्लामाबाद में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। लोक फनकारों ने सिंधी गीतों और रक़्स से समा बांधा। बच्चे और बड़े सभी लोक मौसीकी की ताल पर झूम उठे। तो फिर दस्तू इस्लामाबाद मां अलीना शाहिद जही रिपोर्ट। वादी मेहरान की कदीम सकाफत का रंग शहरे इक़्तिदार पर भी चढ़ गया। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में सिंधी मौसीकी का मेला सजा। फनकारों ने सुर ताल से पूरा माहौल सुरीला कर दिया। सिंधी लोक मौसीकी पर गीत फिजा में बिखरे तो शाम सुहानी हो गई। कदीम तहजीब के रंगों में रंगे शायकीन ने मौसीकी की महफिल को बेहद सराहा। सिंध तो सूफिया की सरजमीन है। हम अपनी तारीखी रिवायत को जिंदा रखने के लिए जो है अपना कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं। अजरक हमारे हर इवेंट में हमारे साथ होती है, ये हमारा कल्चर है और ये हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। सिंधी म्यूजिकल नाइट ने ये हकीकत वाजे कर दी कि सकाफत का हर रंग सच्चा और पक्का होता है, जो कभी मांद नहीं पड़ता। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको ले चलेंगे कोहाट, जहां बासित गिलानी सैर करा रहे हैं खूबसूरत तांडा डैम की। हरे भरे पहाड़ और इनके दरमियान तांडा डैम। कोहाट के तफरीही मकाम पर ठंड बढ़ते ही सयाहों की तादाद में इजाफा हो जाता है। वजह है यहाँ होने वाला मछली का शिकार। बहुत अच्छी मछली है यहाँ के तांडा डैम की, बहुत ही अच्छी मछली है यहाँ। जब हम यहाँ से पकड़ते हैं तो अभी होटल में जाके वहाँ पे वो ग्रिल करते हैं हमारे लिए। तांडा डैम का नाम सुना था कि बहुत अच्छा है, तो माशाल्लाह हम यहाँ आए तो वाकई ये रियल बहुत अच्छा है। इसकी मछली तो लाजवाब है। कश्ती की सैर पिकनिक मनाने वाले का लुत्फ दुबाला कर देती है। कोहाट में तो पहले भी आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ, तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। हम कोहाट से आए हैं। ये डैम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत से कश्तियाँ चलती हैं। यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं और ये कश्तियाँ हैं यहाँ पे, मछली यहाँ की बहुत अच्छी हैं, इसलिए और एंजॉय करने आए। तांडा डैम सयाहत के फरोग के साथ साथ मकामी अफराद के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया भी है। सैयद बासित गिलानी, समा, कोहाट। और कोयटा की बात करें, सर्दी बढ़ने के साथ ही आग जलाने वाली लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी आते ही गैस के बहरान ने सर उठा लिया। परेशान हाल शहरियों ने घरों की रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने और एलपीजी के ज्यादा खर्चात से बचने के लिए खुश्क लकड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आग जलाने वाली लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो इनकी कीमतें भी बढ़ गईं। यहाँ 50 साल से लकड़ी के जो हमारे जितने तरीक़ेकार थे वो हमने ख़त्म किए, मगर अब दोबारा उसी तरफ हम जा रहे हैं। दुनिया तरक्की और तामीर की तरफ जा रहा है, हम तरक्की पजीर और जवाल की तरफ रवान दवान हैं। गुज़िश्ता साल खुश्क लकड़ी 700 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी। अब इनकी कीमतों में फी मन के हिसाब से 500 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद लकड़ी की कीमत 1200 रुपये मन हो गई है। खर्चात ज़्यादा है, तेल की वजह से, किराए की वजह से ना माल बढ़ता जाएगा, और तो इसमें खर्चा है कि मजदूर का लेबर का अलग है। शहरियों का मुतालबा है कि सुई सदर्न गैस कंपनी कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में गैस की तरसील यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा।
वेलकम बैक। और अब ज़रा बात करेंगे हम कांटेदार मुकाबलों की और फीफा वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त मैचेस। फ्रांस ने पोलैंड को हरा दिया और इंग्लैंड ने जो है वो भी अपना मैच जीत लिया अगेंस्ट सेनेगल। अब आएगा असल मज़ा कि जब एक पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले दो जो ममालिक हैं वो आमने सामने आएंगे। जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में कई सदियों का जो है वो मुठभेड़ रही है। ये तो फिर अब दोस्तियां बढ़ी हैं जो बढ़ी हैं, लेकिन उससे पहले आप वाटरलू की बात करें, नेपोलियन की बात करें, किंग लुई की बात करें, डूक ऑफ वेलिंगटन की बात करें, दोनों मुल्क आपस में बड़े लड़ते रहे हैं। वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, लेकिन फुटबॉल फील्ड में अभी भी वो जो एक होती है ना द बिटर कंपटीशन वो नज़र आता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा कि जब फ्रांस भिड़ेगा इंग्लैंड से। अगर कल के होने वाले मैचेस की बात करें, फ्रांस आउटप्लेड पोलैंड, ऑल्दो के पोलैंड ने गोल किया, लेकिन बापे ने तो कमाल ही कर दिया। लेजेंड 3 जो है उन्होंने गोल दागे। इसके अलावा उसके बाद 2 गोल किए थे एम्बापे ने। उसके बाद जब हम इंग्लैंड और सेनेगल की बात करें तो वहाँ पे कैप्टन केन, उन्होंने 2 गोल किए, साका ने 1 गोल किया। सेनेगल, ये उनका ड्रीम रन था, यहीं तक था उनका सफ़र, एंड सेनेगल इज़ आउट। तो फाइनली इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस बड़ा मुकाबला हम देखेंगे। उससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था 2-1, और अब जापान और क्रोएशिया को हमें देखना होगा कि आज कैसा उनका मैच रहता है। और इसके अलावा रात फिर 12 बजे ब्राज़ील, कोरिया एंड मोरक्को। स्पेन तो खैर वो तो कल चला जाएगा, लेकिन ब्राज़ील कोरिया देखना होगा कि एशिया की कोई टीम रह पाती है यहाँ पे या नहीं, बिकॉज अफ्रीका की एक होप वो तो बाहर हो गई। होप की जब हम बात करते हैं तो आज बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। उससे पहले हमें इंग्लैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इंग्लैंड ने दलेराना डिक्लेरेशन से पिंडी टेस्ट में जान डाल दी है। पाकिस्तान को जीत के लिए कल उन्होंने 263 रन जो है वो रह गए थे। अब जो है पाकिस्तान ज़बरदस्त उसने आगाज़ किया है 254 रन। और अभी देखें, इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। अभी मैंने कहा था कि ज़बरदस्त आगाज़ हो गया है और आउट हो चुके हैं जनाब अली। इमाम उल हक आउट हो चुके हैं, सॉलिड कल लग रहे थे, बट फाइनली इमाम इज़ गॉन। ही हैज सकम्ड टू नन अदर देन द लेजेंड जेम्स एंडरसन। और लेग साइड की जानिब वो बॉल जा रहा था लेकिन आउट हो गए हैं। इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद टेस्ट मैच पे बात करें, कल बांग्लादेश ने बड़ा कमाल किया और वनडे सीरीज़ के पहले मैच में भारत को इसने 1 विकेट से शिकस्त दे दी है। इस पर ज़रा आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। तो दोबारा से बात करते हैं पिंडी टेस्ट की। आज आखिरी दिन है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने लेजेंड जावेद मियादाद से बात की, खाना शाना भी खाया, नाश्ता वाश्ता भी किया, और नाश्ते के बाद क्या गुफ्तगू रही आपको सुनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जावेद मियादाद एक ब्रंच में यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब ने बहुत अच्छा खाना भी खाया है यहाँ पे। लेकिन मैं जावेद भाई से ये ज़रूर पूछूंगा कि सर ये इंग्लैंड टीम ने क्या कर दिया। 112 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 500 रन पहले दिन बना दिए टेस्ट में, और 4 इंग्लिश खिलाड़ियों ने 4 सेंचुरियाँ बना दी। तो क्या हो रहा है सर? कुछ हिकमत अमली हमें तब्दील करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल कुछ टीमें हैं, आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अपनी क्रिकेट जो है वो चेंज कर दी है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें ये 2020 और ये दूसरे मैचों से आप देख लें कि उनको वो एक चीज़ मिल गई कि गो एंड प्ले, बस हार जीत की कोई बात नहीं, मगर अटैकिंग क्रिकेट खेलो ना। तो मुझे लगता है कि ये सबको अपनाना पड़ेगा। टाइम टू टाइम हर क्रिकेट चेंज होती रही है। पहले आपको पता है कि दिन में पूरे 100 रन नहीं होते थे किसी के, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो लाज़िम बात है जो क्रिकेट आगे जाती जाएगी, क्रिकेट का डेफिनेटली चेंजेस जो है आती रहेगी। और आजकल जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये एक डिफरेंट टेक्निक से कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि अपने प्लेयर को 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद नया लेके आते हैं। आपको हैरत हुई थी, शौक लगा था आपको देखकर? नहीं, लाजिम बात है कि पहले हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, मगर लाजिम बात है आजकल क्रिकेट चेंज हो गई है। हर जो हार जीत की कोई ऐसे मायने नहीं रखता, मगर दे जस्ट वांट टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट वाला हिसाब है। अच्छा जावेद भाई, वो मुझे लगा कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था और हमारा इतना नहीं था, तो आपको मशवरा देंगे खिलाड़ियों को, टीम को? नहीं, देखिए स्ट्राइक रेट और मैं इस पे तो कभी बिलीव नहीं करता, ये तो बात की बात है, मगर मेन चीज़ है आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं। चाहे आप पूरे ऑक्युपाइड करके क्रेज़ को सुबह से शाम तक खेलें, अगर खेलते हैं तो आप चाहे 70 करें, मगर खेलना जो होता है वो हर चीज़ को देखा जाता है। ये
कुछ टीमों ने उन्होंने ये चीज़ें डाल दी हैं अपने लाइक डिफरेंट हालांकि इसका कोई सीधी क्रिकेट है, जो पहले क्रिकेट थी आज भी वही है, आज थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आज प्लेयरों को थोड़ा मौका भी मिल गए क्योंकि अब वनडे क्रिकेट होती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी होती है, ऊपर वालों को रन्स के चांस होते हैं बाद में, तो क्रिकेट भी बहुत हो गई है जिसकी वजह से क्रिकेट जो है ना वो डिफरेंट नज़र आ रही है। अच्छा, आपने यहाँ पे ब्रंच किया है, थोड़ा सा देखा मैंने, लेकिन क्या ये आपकी फ़िटनेस का राज है कि आप खाने पीने में बहुत एहतियात करते हैं? नहीं, जो खाते हैं वही खाते हैं, बस ये है कि मैं तो जो भी मुझे सुना ये है कि देखिए फ़िटनेस एक अपनी अलग जगह, मगर जितना आप खाते हैं उसको आप बर्न करें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खा के और अगर आप अपनी जो रूटीन में एक्सरसाइज या वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल, जो कुछ खाएं उसके बाद उस कैलोरी को बर्न ज़रूर करें, ये कहना है जावेद मियादाद का। उनका ये भी कहना था कि क्रिकेट अब तब्दील हो रही है। जी, लेकिन हमारी तब्दील नहीं हो रही है क्योंकि हम उसी डगर पे चल रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। देखें, गुड तो नहीं हुई मॉर्निंग, इमाम साहब जो हैं वो आउट हो चुके हैं और अब रिजवान आ चुके हैं, बाबर आउट हो चुके हैं, अजहर अली जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और इंग्लैंड के बॉलर हम पे हावी हो चुके हैं। अब आप ही बता दें कि आगे क्या होने जा रहा है। बस कहते हैं ना, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख, तो हम तो उम्मीदें बहार ही रखे हुए, लेकिन बज़ाहिर हालात पाकिस्तान के हक में फैसल सही नहीं जाते। सबसे पहले तो आपको और महक को सुबह बखैर। और जो ख़ास बात है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम देखे ना, उन्होंने कितना दिलेराना डिसीजन लिया। अगर हम कभी इस तरह से डिक्लेयर करते, वो चाहते तो कल पूरा दिन खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरू से तेज़ खेला और पाकिस्तान के लिए एक टारगेट सेट किया 343 रन। अगर कोई दूसरी टीम हो तो वो बना सकती थी, लेकिन जिस तरीके से आपकी विकेटें गिरी। और अजहर अली की अपडेट दे दूं आपको फैसल के, अजहर अली जो है वो बैटिंग करेंगे पाकिस्तान की जानिब से। जब विकेटें गिरेंगी मजीद तो वो आएंगे, मोहम्मद रिजवान तो आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन हालात पाकिस्तान के हक में साजगार नहीं है। वो कहते हैं खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। जिस तरह की विकेट हमने तैयार की थी, हम समझ रहे थे कि ये एक डल टेस्ट मैच होगा, ड्रॉ हो जाएगा। 1580 रन बने इब्तिदाई 4 दिनों में, लेकिन उसके बावजूद अब ये टेस्ट मैच फैसले की तरफ जा रहा है और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है इंग्लिश टीम की बहादुरी को, दिलेरी को दिया जाएगा कि जिन्होंने डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को टारगेट दिया। वो ग्रैम स्मिथ बनना चाह रहे होंगे अजहर अली, शायद आपको याद होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो बात है ना मिर्ज़ा भाई के इंटेंट जो है ना वो नज़र जब आ जाता है, हम और इस इंटेंट की देखें मिर्ज़ा भाई कब से बात कर रहे हैं हम, इस टेस्ट मैच की नहीं, हम T20 वर्ल्ड कप से भी पहले से बात कर रहे हैं, द इंटेंट। लेकिन पीसीबी चेयरमैन भी बुरा मान जाते हैं, कैप्टन भी बुरा मान जाते हैं, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं जब हम उन्हें कहते हैं। और फिर हमें यूट्यूब पे तो पहले वो कहते थे कि जी हमें ऐसा खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, व्हेन इज द पीसीबी चेयरमैन वो कहते हैं कि नहीं जी हम अचानक से थोड़ी ऐसे खेलना शुरू कर देते हैं, वैसे खेलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे इस की बात करें, एंडरसन ने शुरू तो किया है बॉलिंग, उन्होंने आउट तो किया। शेप नज़र आ रहा है, अगर आपने देखा है मैच, थोड़ा कुछ शेप है नज़र आ रहा है या फिर सीधा ही बॉल पड़ रहा है? नहीं देखें, अब फैसल ये 5th डेज विकेट है, 5वें दिन की विकेट है और इस विकेट पर यकीनन कल जो हमने देखा कि जिस तरीके से वो एक स्ट्रेटजी प्लान करके आए थे, उन्हें पता था कि पाकिस्तानी बैट्समैन शॉर्ट पिच गेंदों पर हल्के हैं, तो उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पे ही देखे ना, उन्होंने कल अब्दुल्ला शफीक को शॉर्ट पिच गेंद पर आउट किया, उन्होंने बाबर आजम को शॉर्ट पिच गेंद पर आउट किया। तो वो स्ट्रेटजी प्लान करके आए हैं और उन्होंने सऊद शकील को बड़ा परेशान किया जो बार बार डक कर रहे थे। तो इस पिच पर आज आखिरी दिन है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, कप्तान जल्दी आउट हो गए, जो रिजवान है वो टेस्ट क्रिकेट में इनफॉर्म नहीं है, सऊद शकील अपना पहला टेस्ट खेल रहे, अजहर अली के सीधे हाथ की उंगली जख्मी है। तो हालात जो है पाकिस्तान के हक में नहीं जा रहे, मुझे नहीं लग रहा। और अभी तो वो अपने आहिस्ता आहिस्ता देखें आप बेन स्टोक्स किस तरीके से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहे। उन्होंने पहली इनिंग्स में भी कम ओवर्स करवाए थे अपने मेन बॉलर जिमी एंडरसन से और खुद 7 ओवर्स किए थे। ऑली पॉप जो उनके तवील कामत फास्ट बॉलर, उनसे मदद ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हालात जो है वो इंग्लैंड के हक में ज्यादा साजगार हैं बनिस्बत पाकिस्तान। आपने नक्शा खींचा ना पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का, वैसे जैसे पाकिस्तान के सियासी हालात है इस वक्त, कोई इंजर्ड है, कोई बाहर जा चुका है, किसी के हाथ में चोट लगी। लेकिन इस चीज़ से एक तीर से 2 शिकार किए हैं मिर्ज़ा भाई, इस पर आप एग्री करेंगे मुझसे, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने बाउंस पे विकेट हासिल कर ली बल्कि बाउंस कर करके उन्होंने बॉल को स्कफ अप भी कर दिया है, रफ टफ भी कर दिया है। ये बिल्कुल आपने टेक्निकल बात की, उन्होंने विकेट भी हासिल की, गेंद भी ऐसी हो गई है और मेरे ख्याल में रिवर्स स्विंग
जिमी एंडरसन कर सकते हैं। रिवर्स स्विंग भी शुरू होगा, अभी तो पहला सेशन है सुबह का, लेकिन लगता ये है कि सेकंड सेशन में अगर उसकी नौबत आ गई तो रिवर्स स्विंग भी जो है वो शुरू होगा। और बेन स्टोक्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर उनके ऑफ स्पिनर विल जैक्स, आप विल जैक्स को जो कि बैटिंग ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन बहुत कम करता है, पहला टेस्ट मैच खेला तो उसको 6 विकेटें दे दी हम लोगों ने। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा स्ट्रैटेजी क्या है, बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं। और अगर हम कुछ कहते हैं जिस तरह आपने कहा तो वो बुरा मान जाते हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं मजाकन के इंग्लैंड जो है T20 की टीम ले आया, भाई की टीम ले आए, वो तो खेलने आए हैं ना, ICC टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। फिर वो कहते हैं मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट आज तक नहीं हुई जितनी इस पिच को देखकर हुई। तो इस पिच को बनाने के लिए हिदायत जो जारी की गई वो टीम मैनेजमेंट ने आपकी अप्रूवल तो ली हो गई, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको पता है हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं रमीज राजा साहब। वो अगर टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है वहां जाकर पेप टॉक देते हैं, खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या पिच के हवाले से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर हमारे पास है इमाम की विकेट तो हम जरूर उसको चला के दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करना चाहेंगे। एंडरसन अभी जो ओवर कर रहे हैं इस बॉलिंग 133 135, तो इस वक्त तो थोड़ा तेज कर रहे हैं। मिर्जा भाई वो विकेट भी दिखा रहे हैं, ये कोई आउट होने वाला गेंद नहीं था जिसपे इमाम ने जो आउट हुए हैं, बट स्ट्रैटेजी देखने वाली है। उन्होंने इस गेंद से पहले लगातार 7 के 8 गेंदें इमाम को उसी एक जगह पे गिराई हैं और ये सोच के शायद आए थे आज पाकिस्तानी बैट्समैन के कल जिस तरीके से उनकी तवाज़ो हुई थी बाउंस अप से उसी तरह होगी, बट नहीं, दे स्टक टू द प्लान। वो बॉल आगे करते रहे। मिर्ज़ा भाई जब हम इंटेंट की बात करें तो अभी मैं देख भी रहा हूँ सऊद शकील की बैटिंग, जो उनको रॉबिन्सन बॉल कर रहा है ऑफ स्टम्प, यार एक आधी पे तो आप चांस ले ना। मतलब कि अगर आप पहले से ही बकल अप हो जाएंगे, पहले से ही आप शेल में चले जाएंगे, तो इसी तरह होगा कि वो एक आउट ना होने वाली बॉल पे भी आप आउट हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा फैसल, कल 80 रन से 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के और 20 ओवर्स का खेल हुआ था। आज 5 ओवर और 3 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ इन्होंने 9 रन का इजाफा किया और इमामुल हक आउट हो गए। तो इसका मतलब है वही आप जो इंटेंट की बात कर रहे हैं कि क्या इनको ये नहीं करना चाहिए था कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहते। अगर आप बॉब डाउन हो जाएंगे तो अगली टीम तो आप पर हावी हो जाएगी। ये तो मोहम्मद यूसुफ को भी पता है, ये तो सकलैन मुश्ताक को भी पता है, क्या वो इनको नहीं बता रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप करना कि या तो खिलाड़ी अपने लिए खेलना चाह रहे हैं या फिर ये कि कोई हिदायत नहीं दी गई या खिलाड़ी अंडर प्रेशर हो गया कि 5वें दिन की विकेट है, अब किसी भी तरीके से मैच बचाना है। आप देखें बेन स्टोक्स का स्टेटमेंट कि हम जो है मैच जीतना चाहते हैं। हम लोग कहां चले गए हैं फैसल, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जिस तरह की स्ट्रेटेजी, और टेस्ट क्रिकेट में हमारे लिए सुनहरी मौका था, हम 5वें नंबर पर हैं ICC की टेस्ट चैंपियनशिप में। अगर हम ये 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतते हैं तो हमारा चांस बन जाएगा फाइनल खेलने का। लेकिन किसे बताएं, कौन समझाने वाला है जो इनको बताए? ठीक है मिर्ज़ा भाई, अब उम्मीद ही लगा सकते हैं कि किसी कोई एक क्लिक हो जाए सऊद शकील, ऑल्दो के ही इज़ डेब्यूइंग, लेकिन लेट्स सी कि वो किस तरीके से, बिकॉज कल से वो देख रहे हैं, कल से उन्होंने विकेट भी देखा है। लेट्स सी कि एंडरसन को स्विंग ना मिले, क्योंकि एंडरसन को इधर स्विंग मिला और एकदम स्विंग होना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा भाई, अगर आपसे बात होगी तो इस उम्मीद के साथ बात होगी कि पाकिस्तान ने कुछ अच्छा किया है। जी आगे बढ़ते हैं, और कारोबार में लेन देन हो, मुल्क में कहीं भी किसी को पैसे भिजवाने हो, इसमें कोई शक नहीं कि इजी पैसा ने लोगों की ज़िंदगी बहुत ईजी कर दी है। इंतहाई आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ और आगे मज़ीद क्या एडवांसमेंट लाने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ उमर मोइन मलिक साहब मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ ईजी पैसा है। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और उम्मीद करते हैं कि आप इजीली पहुंच गए होंगे, आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि पूरी दुनिया में तो खैर ये चीज़ें आ गई थी, लेकिन यू नो कि हम दुनिया से थोड़ा 10-12 साल पीछे ही हैं। ये भी मैंने कोई मोहतात ही अंदाज़ा बताया, यू नो हम कितना है, बट स्टिल पीपल लाइक यू आर ट्राइंग कि हम दुनिया के पेस से मैचअप कर सकें। तो ये कैसे वजूद में आया, कैसे आपको ख्याल आया, कैसे जहन में आया? प्लीज़ टॉक अस थ्रू इट। देखिए ईजी पैसा हम लोगों ने शुरू किया था 2009 के अंदर। मोबाइल फ़ोन्स की पेनिट्रेशन बहुत बढ़ी थी, हर सारिफ के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया था। उस ज़माने में स्मार्टफ़ोन तो होते नहीं थे, फ़ीचर फ़ोन थे। तो कैसे ये वजूद में आया, हमने सोचा कि भाई लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलें करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, और फिर जब स्मार्टफोन्स आए तो उसके ऊपर डेटा भी, इंटरनेट भी चल रहा है, ऐप्स भी डिफरेंट चल रही हैं, उस पर वीडियोज़ भी देखी जा रही हैं, रेडियो भी चल रहा है।
तो क्यों ना इसके ऊपर बैंकिंग की सर्विसेज भी हम लोग ऑफ़र करें। और बाकी ममालिक में भी हमने ये देखा है कि बैंकिंग के शोबे में बहुत सी सर्विसेज जो हैं जहाँ पे आपको एक बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था वो अब डिजिटाइज हो गई हैं। वो अब कस्टमर्स के हाथ पे, उनके मोबाइल फ़ोन पे जब जहाँ मर्ज़ी वो बैठे हुए हों, रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, वो अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मोबाइल फ़ोन्स को हम लेवरेज करें और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो आम लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है फैसल, वो ये है कि बहुत से लोग हैं, अभी हमारे पास तकरीबन अगर 120 मिलियन एडल्ट्स हैं तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि 30 से 40 मिलियन के पास बैंक अकाउंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है। अर्बन सिटीज़ में भी, रूरल में भी टोटल जो हमारे यहाँ पे बैंक ब्रांचेस हैं या ATMs हैं वो सफिशेंट नहीं है कि लोगों को वो सर्व कर सकें। तो मोबाइल एक बेहतरीन टूल है, एक चैनल है, एक एक्सेस चैनल है जिससे कस्टमर्स को सर्व किया जा सकता है। राइट अच्छा, ऑब्वियसली हमने जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द रूरल पॉपुलेशन बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी ये वाले मामलात रहे। तो 2009 से लेके अब तक क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, क्या क्या स्टेजेस आए इस सारी जर्नी में? हम लोग जी इवॉल्व करते रहे हैं, जैसे रेगुलेशंस भी चेंज होती रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर भी एडवांसमेंट्स आते रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्मार्टफोन्स 2009 में नहीं थे, बट जब स्मार्टफोन्स पेनिट्रेशन उनकी बढ़ना शुरू हुई तो हम लोगों ने स्मार्टफोन एप्लीकेशन बना के एक लॉन्च कर दी। एक ज़माने बहुत पहले जब हम लोगों ने अपनी सर्विस लॉन्च की थी तो सिर्फ ये टेलीनॉर के कस्टमर जो थे वो इस्तेमाल कर सकते थे, बट स्मार्टफोन की एप्लीकेशन के बाद हम कहते हैं टेलको एग्नोस्टिक बन गए कि हमें नहीं गर्ज कि आपके पास सिम किस कंपनी की डली हुई है, आप ऐप डाउनलोड करें और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम भी अपना मॉडल चेंज करते गए। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 28 मिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, जिसमें से पिछले 30 दिन के अंदर 11 मिलियन कस्टमर्स ने कोई ट्रांजैक्शन की है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप है हम लोग, 4.6 की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पे। हमने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। सो हमारे पास इस ऐप के पीछे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो रिस्क के प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रॉड के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। और हमारे पास ये तकरीबन आप कह लें 4000 ट्रांजैक्शंस पर मिनट हो रही होती है। सो इट्स अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इंगेजिंग हमारे साथ जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं। अच्छा सर, जो एक लेमैन का सवाल होता है ना, वो जो सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है घर में बैठा, चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी वाले मामला हो, ऑनलाइन पेमेंट वाले मामला हो, सबसे पहले ही वो छूटते कहते हैं अरे यार फ्रॉड ना हो, अरे यार फ्रॉड ना हो। तो अगर कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ हो जाती है तो कंप्लेन मैकेनिज़्म आप लोगों का क्या है, कैसे काम करता है, ये बताइए। देखिए, सबसे ये बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये हम लोग देख रहे हैं कि जी अक्रॉस द इंडस्ट्री इट डजेंट मैटर किस बैंक में आपका अकाउंट है या क्या आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा उस सार्फिन को ये है कि अगर आपको कोई कॉल करके आपसे कोई भी कहानी डाल के आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, बेशक वो आपका CNIC हो या आपका OTP आया हुआ हो या जी मैंने आपको SMS फॉरवर्ड कर दिया वो मुझे भिजवा दीजिए। देखें, जब कोई आपको कॉल करता है और आपसे कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको वो चाहिए होती है, बाकी सब कुछ तो उसके पास होता है। स्टेट बैंक ने भी बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स रोल आउट किए हैं, हम लोगों ने ख़ुद भी एक अवेयरनेस कैंपेन रोल आउट की थी। हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, डजेंट मैटर आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है, क्या है, कहाँ नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं आपके बैंक से आपको कभी कॉल नहीं आएगी और आपसे वो कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास सब कुछ अपने सिस्टम्स में होता है। ये सबसे बड़ा इशू है जी, सोशल इंजीनियरिंग होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी मैंने आपको पैसे भेज दिए, ये मैंने गलती से आपको ये कर दिया, आप मुझे कर दें। तो उससे एहतियात वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म्स जो लगाए हुए हैं उसके अंदर हमने मल्टीपल ऐसे रिस्क और फ्रॉड के प्लेटफॉर्म्स लगाए हैं जो डिटेक्ट करता है कि आपका फ़ोन चेंज हुआ है नहीं हुआ, आपकी लोकेशन चेंज हुई है नहीं हुई, कोई और आपके फ़ोन को एक्सेस कर रहा है या SMS एक्सेस कर रहा है, यानी कि इसका पूरा वो जो है तो हम लोगों ने पूरे सिस्टम लगाए हैं। अच्छा, हम मज़ीद भी बात करेंगे बट अभी वी आर टेकिंग अ ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मज़ीद क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अभी हैं और उनको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा रहा है। टेक अ ब्रेक। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं।
चलें, ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे हेड ऑफ ईजी पैसा उमर मोइन मलिक साहब से, और हमसे यही जानने की कोशिश अब करेंगे उमर साहब के ईजी पैसा ने जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें क्या किरदार अदा किया है, और जो इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ आपका कैसा कंपटीशन है? देखें, आपको मैं ब्रेक में भी बता रहा था कि अभी कस्टमर्स का बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। स्मार्टफोन्स हर बंदे के हाथ में आ रहे हैं, डेटा जो है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझसे 5-10 साल पहले पूछते कि जी कितने लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको कहता कि शायद इतने ज़्यादा नहीं करेंगे, बट आज तकरीबन हर बंदा जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है व्हाट्सएप कर रहा है। नई सर्विसेज जैसे हो गई, ये खाना ऑर्डर करना है, फूड पैंडा हो गया, करीम हो गया, ये सारी सर्विसेज लोग इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इन सर्विसेज में बहुत कन्वीनियंस उनको मिलती है। इसी तरह बैंकिंग की सर्विसेज में सारे बैंक्स ये कोशिश कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, और स्टेट बैंक भी बहुत कोशिश कर रहा है कि हम डिजिटाइज़ करें और डिजिटल मॉडल्स जो हैं वो रोल आउट करें। और ईजी पैसा और हमारा बैंक जो है टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, हम लोग बहुत इस पे हम लोग फ़ख्र करते हैं कि हम लोगों का एक पाकिस्तान का पहला मेरे ख़्याल में डिजिटल फर्स्ट एक मॉडल है जहाँ पे हम हर सर्विस को कस्टमर के लिए डिजिटाइज़ करके रोल आउट करते हैं। इस वक्त हमारा जो पूरा बैंकिंग की भी जो लेंडिंग मॉडल है वो कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड है, जहाँ पे कस्टमर को बैंक ब्रांच में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एक ऐप है, आप डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे और उसको इस्तेमाल करें, उससे आप पेमेंट्स करें, उससे आपने अगर लोन लेना है वो लोन लें, सेविंग्स करनी है आप सेविंग्स करें, कोई और प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं आप वो कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ साथ जितना तेज़ इंटरनेट है उतनी तेज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या जिद्दत लाने की कोशिश की जा रही है? बड़ा अच्छा सवाल फैसल। देखें, अब पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और बहुत रैपिड पेस से हो रही हैं, और इन सब को मेरे ख़्याल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सी नई चीज़ें मुतारिफ़ भी कर रहा है लोगों के लिए। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा रास्त के बारे में, फॉर एग्जांपल। सो रास्त एक पेमेंट स्विच उन्होंने लगाया है जिसके ज़रिए पैसे जो हैं लोग एक दूसरे को भेज सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक में, और फ्री है, इंस्टेंट पैसे पहुंच जाते हैं, लेटेस्ट उसकी टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, बहुत कम उसके लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, इस तरह की सर्विसेज। फिर हम लोगों ने अभी सेविंग्स का एक नया प्रोडक्ट रोल आउट किया है। वी बिलीव कि इस वक्त मार्केट में जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी जल्दी बढ़ रही है, लोगों को अच्छे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक बहुत इनोवेटिव, मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान में एक सेविंग प्रोडक्ट रोल आउट किया है जो आप 1 क्लिक पे सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके प्लान्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। आपकी पे आउट जो होता है वो डेली होता है, रोज़ सुबह आपको आपका पे आउट मिल जाता है। सो इन चीज़ों पे बड़ा काम हुआ है। फिर स्टेट बैंक ने अभी आसान डिजिटल अकाउंट एक मुतारिफ़ किया था जिसके अंदर हम लोगों ने ईजी पैसा की लिमिट्स जो हैं वो 10 लाख रुपए महीने की कर दी हैं, और कस्टमर को उसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। वो अपने फ़ोन से बेसिकली एक सेल्फ़ी खींच के और 2-3 सवाल डाल के भेजता है और उसका हम अकाउंट लिमिट बढ़ा देते हैं। फिर बायोमेट्रिक की जो सहूलियात हैं वो भी अब हमने ऐप के अंदर देना शुरू कर दी हैं। तो पहले के कस्टमर को बाहर जाके अंगूठा लगाना पड़ता था वो लेवल 0 से लेवल 1 करने के लिए, अब अपने मोबाइल फ़ोन में वो अपनी चारों उंगलियों की तस्वीर खींचता है और उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाती है। सो अब इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, स्टेट बैंक की नई रेगुलेशंस आ रही हैं, नई सर्विसेज आ रही हैं, मज़ीद लोगों के लिए कन्वीनियंस बन रही है। ख़वातीन फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो घर बैठे अपना अकाउंट खोलें, 10 लाख रुपए की लिमिट तक वो अपना अकाउंट इंक्रीज़ कर सकती हैं। रास्त और IBFT के ज़रिए किसी भी बैंक अकाउंट से वो पैसे मूव कर सकती हैं ईजी पैसा में, और सेविंग्स वगैरह के प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकती हैं। सो ये बहुत सी इंटरेस्टिंग और नई चीज़ें होने जा रही हैं आगे। यानी कि मैं कहना चाहूँ कि अर्बन से रूरल पॉपुलेशन और मर्दों से लेकर ख़ातीन तक सबको एम्पावर कर रही है ईजी पैसा। थैंक यू सो मच। उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को भी जदीद करना चाहिए। बाय द वे, आई एम गोइंग फॉर दैट सेविंग प्लान, तो देखते हैं कि वो कितना फ़ायदेमंद होता है मेरे लिए।
थैंक यू सो मच सर, आप आए और होपफुली कि आप आने वाले दिनों में भी तशरीफ़ लाएंगे और मज़ीद हम लोगों को बताएंगे कि हाउ कैन दे गो अबाउट देयर थिंग्स। आगे बढ़ते ही आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रज़ाकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वॉलंटियर्स डे। टीम नया दिन आज उन तमाम रज़ाकारों को सलाम पेश करती है जो इंसानियत के जज्बे के तहत अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करने में हमेशा पेश रहते हैं। वो रज़ाकार जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंसानों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, यकीनन वो तारीफ़ का मुस्तहक भी है। और वो हमारे साथ आज सुबह मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर खुर्रम। कैसे हैं आप? क्या आपने स्पॉन्टेनियस वर्जन? बिल्कुल सही, बेहतरीन। और ये देखें, ये तो हमारी कुछ ऑफ कैमरा बात थी जो हमने, जिनके लिए कि वो समझ गए होंगे, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि ऑब्वियसली वेदर जो है वो डॉक्टर खुर्रम भाई बिल्कुल सही सर्द हो गया है, कहीं सर्द है कहीं नहीं है। खासतौर पर हम अगर अपने शहर की बात करें तो सुबह में सर्दी है, फिर दोपहर अभी निकलें तो जो लोग स्वेटर पहन के आते हैं कहते हैं चलो भाई वो बेचारे वापस। तो इससे हमारी जो जिल्द है और खास तौर पे सर, सबसे पहले स्टार्ट कर दी स्कैल्प से स्टार्ट। क्या ही जिसको पूरे साल डैंड्रफ नहीं होता जी, उसको साल के इन महीनों में जो बड़ी शिकायत होती है, ये क्यों होता है? ये क्या इशू क्या है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तरीके का ये फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, अब वो होता क्या है कि हम थोड़ा नहाना भी कम कर देते हैं। अच्छा, अक्सर अम्माएँ आती हैं बच्चों को लेके कि जी पहले मैं इसको नहलाती थी हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा गर्मी में, जबकि रोज़ नहलाना चाहिए, मगर 3-4 दफ़ा नहलाती थी। अब तो पूरा वीक वो नहाते नहीं हैं बच्चे और बड़े लोग भी। अच्छा होता, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी डिजीज़ जैसे हमने डिस्कस भी किया था, सोराइसिस है, एक्जिमा है, और आपके सर पे डैंड्रफ बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, हमें तेल ज़रूर लगाना चाहिए, तेल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ओवरनाइट भी लगे कोई इशू नहीं है। सेकंड चीज़, कोशिश करें कि जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़े घर में रहे, छोटी जगह भी हो जहाँ तक दरख्त लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कराची में हर सड़क टूटी हुई है जी। तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतनी आलूदगी है कि वो आपके, जब हम तैयार होते हैं ना, जैसे आपके बाल बड़े ज़बरदस्त तैयार है, अब आप गए तो आप जाएंगे बाहर, थोड़ा सा आप चले, अंदर मिट्टी जमा हो रही है, ठीक है। अच्छा, मिट्टी और थोड़ा डेफिनेटली आपके सर पे सिक्रीशंस तो होती हैं, जब वो दोनों मिल जाते हैं तो फंगल, जैसे दाद कहते हैं, जैसे गर्मी में हमें होता है कि कपड़े पहने तो पसीना आया तो उससे फंगस डेवलप, सर में वो एक तरीके की फंगस है जो आपके सर में डैंड्रफ बनती है और वो इतनी शदीद जाके वो आपको तकलीफ देती है वो डैंड्रफ, कि वो डैंड्रफ के ज़रिए आपके सर में एक तो ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एक तो ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि ये जब आप कंघा करते हैं तो आपकी आँखों के अंदर, आपकी आईब्रोज में, आपके यहाँ पे, आपके चेस्ट पे, इवन आपकी पूरी बॉडी में जहाँ फोल्ड होते हैं वहाँ ये जमा होती है। ये तो सोचा भी नहीं था कभी। ये बिल्कुल। और समझिए उससे क्या होता है कि ये चीज़ कहलाती है सेबरिक डर्मेटाइटिस। बेइंतहा खारिश होती है आपको, आंखों से मतलब लामहदूद पानी निकलता है आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेटिव बात बताई कि डैंड्रफ इज नॉट जस्ट सिर्फ आपके सर में नहीं होता, बल्कि वो निकलने के बाद भी कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा खुर्रम भाई, बहुत से लोग जो है वो फिर क्या करते हैं, वो एक नया आया है कोई टोटका कि जी नहाने से 15 मिनट पहले लगा लें ऑयल और फिर नहा लें। ओवरनाइट को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ये क्या है इसके पीछे मिथ? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों ने ये ख्याल बनाया कि जी बस थोड़ा देर पहले लगाओ वरना आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितना ज़्यादा मसाज करें, आप देखें नानियाँ दादियाँ जितना ज़्यादा मालिश करती थी और पूरी रात लगा रहे, लकड़ी के कंघे से आप खूब मसाज करें। अच्छा, अगर आप डैंड्रफ हो गई है तो आप उस हिसाब से एक सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएं, रोज़ धोएं, कोई इशू नहीं है। और एंटी फंगल टैबलेट आपको ज़रूर खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वो नहीं खाएंगे तब तक डैंड्रफ नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर की चीज़ नहीं है, ये अंदर से प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा जी खुर्रम भाई, एक चीज़ और, जैसे हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि भाई अगर कोई चेहरे की स्किन वाले मामलात हैं तो आपको अपनी स्किन का पता होना चाहिए ऑयली है कि क्या। इसी तरह स्कैल्प भी ऐसा ही होता है खुर्रम भाई कि स्कैल्प आपका कैसा है और अपने स्कैल्प की नेचुरलिटी के हिसाब से फिर ऑयल की तरफ जाना चाहिए, ज़रा ये बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 3 जैसे टाइप की स्किन होती है कि आपकी ड्राई होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन, तो आपका स्कैल्प भी उसी हिसाब से होता है। अच्छा, तेल हर उसमें लगाना है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, अपने ख़वातीन और हज़रात की जी मेरे सर में तो वैसे ही बहुत ऑयल आता है। देखिए वो तो सीबम सिक्रीशन होती है, वो तो आप किस तरह से नहीं, कहते हैं मैं तेल क्यों लगाऊं, मेरे सर में वैसे ही बहुत तेल प्रोड्यूस होता है। तो देखिए वो तेल प्रोड्यूस नहीं होता, वो एक तरीके का सीबम होता है। तो तेल एक ग़िज़ाइयत होती है मुकम्मल, आप कहते हैं कि हेयर फूड होता है।
और मगर वो कौन सा हो, आप एक तो नेट पे हम लोग देख देख के उल्टे सीधे, जिससे आप बहुत जल्दी अपने बाल खो देते हैं, उनकी तवानाई, उनकी लचक खो देते हैं। और सर्दियों में आपको लगता है जी बिल्कुल बम फटे बाल, बिल्कुल बेजान से फ्रिजी बाल हो जाते हैं। तो आपके बाल ऐसे होने चाहिए। एक तो आपकी ग़िज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें। डेफिनेटली आप चीट डेज होते हैं, सैटरडे संडे आप एंजॉय करें, खाएं, मगर रोज़ाना आउटिंग हो, रोज़ाना वो कॉल हो रही है, उससे आपके बाल डैमेज होते हैं। भाई एक तो आज मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि वेदर के हिसाब से कौन सा ऑयल, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले भी एक सवाल ये भी है कि हेयर ऑयल वर्सेस हेयर सीरम, जी ये कौन सा हेल्थी है बिल्कुल और किसकी तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल फैसल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ों में हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा ही अभी तक अनक्लियर है। अच्छा, एक तो जब लोग कहते हैं जी कंडीशनर लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। कंडीशनर का मतलब है अपने बालों को आप कंडीशन कर रहे हैं। अब कंडीशनर ये थोड़ी कि आप उठा के जड़ों में लगाएंगे, कंडीशनर तो आप ऊपर लगाएंगे ना कंडीशन करने के लिए। इसी तरह सिरम जो है आपने हल्का सा लिया, जैसे फेस सिरम होता है, आप जैसे स्किन टाइटनिंग के लिए ऊपर से लगाते हैं, आप सिरम ऊपर से लगाते हैं बालों में। ग़िज़ाइयत का सिरम से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग समझते हैं मैंने सिरम लगा लिया। इज इट जस्ट फॉर शाइनी लोग? शाइनी लोग, थोड़ा ज़रा सेटिंग के लिए, ज़रा आपका थोड़ा सा एक ग्लॉसी अपीयरेंस आती है, एक कोटिंग आ जाती है। कि भाई देखिए, हेयर सिरम का ताल्लुक आपकी स्कैल्प के बालों की सेहत से तो बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाते हैं जनाब आली, बहुत से लोग कहते हैं कि जी गर्मी में बादाम का तेल लगाओ क्योंकि वो ठंडा है, और सर्दी में फला तेल लगाओ गर्म है। तो क्या हमें इसका ख्याल रखना चाहिए या कोई भी? नहीं, आप देखिए, मैं बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो अभी तक ये चीज़ चलती है, अरे ये चीज़ मैंने खाई थी, वो मेरे मैदे में गर्मी आ गई, मछली खाई थी तो बड़ी गर्मी आ गई, ठीक है। अच्छा भाई, आप बांग्लादेश देखें, मतलब कितना गर्म मुल्क है, कभी वहाँ बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं की तारीख में, मगर वहाँ लोग सुबह शाम, थाईलैंड जो आपका फेवरेट, आप उसकी पिक्चर दिखाते हैं, तो वहाँ लोग मुस्तकिल मछली खाते हैं। जितना आप फिश का इस्तेमाल, कोई गर्म नहीं है वो। अब ये नहीं कि अगर आप फिश को खूब तेल में डाल के और गरम मसाले डाल के फिर वो गरम हो जाएगी, मगर आप उसको जितना ज़्यादा फिश, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, या इसी तरह से कोई, अच्छा नारियल का तेल इसलिए सर्दियों में थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं कि वो जम जाता है, ठीक है, बाकी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और अब मैं बड़ा ज़बरदस्त सा फैसला एक तेल भी दिखाऊंगा। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त एक तेल का कॉम्बिनेशन आप खुद घर में भी बना सकते हैं। लेट मी गेस। हाँ बिल्कुल, आप बताते जाए। कलौंजी है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें वाइट वाली जो चीज़ है, देखें, या तो वो राई है या सौंफ है। राई है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दो चीज़ें तो हो गई। हाँ, तो अब ये मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, जिन्होंने कहा है उन्हीं को दे दे। अच्छा, हैदराबाद से कॉलर है जी, नाम बताइएगा। अफशीन, अस्सलाम वालेकुम अफशीन, सवाल बताइए। जी, मेरी बेटी के सर में खुश्की है बहुत। कितनी बड़ी बच्ची है आपकी अफशीन? तकरीबन 17 साल की। 17 साल की है। अच्छा, आप उनको पहले इलाज किया है अपनी बेटी का? आपने उनकी? नहीं, बस यही टीवी पे देखते और ये टोटके किए। अरे नहीं, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत ही आजमूदा, बेइंतहा सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और हमें ज़रूर आप दोबारा प्रोग्राम करके मंडे को फैसल के प्रोग्राम में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, लिखिए उनके लिए, मैं पहले बड़ा बताएं। अच्छा, ये दवाई सिर्फ आपकी बेटी के लिए है, तो अवेलेबल पूरे पाकिस्तान में, कराची से कश्मीर तक, मगर और लोग नहीं लेंगे ये खास। अच्छा, आप अपनी बेटी को एक हफ्ते में 3 दफ़ा ऑल्टरनेट डेज पे एक टैबलेट खिलाएंगी, ऑनमेड, ONAMED, 150 mg की नाश्ते के बाद, ठीक है, एक टैबलेट हफ्ते में 3 दिन। अच्छा, सर में क्या करना है, आपको एक लोशन, एक क्रीम मिलेगी, क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट, 25 से 40 रुपए की होगी, ठीक है, 20 ग्राम क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट, आप वो लें, उसके अंदर मिलाएं आप मीठे बादाम का तेल, ठीक है, और उसके अंदर ऐड करें 1 चमचा ग्लिसरीन, फेंटा आपने, और रोज़ाना फ़िलहाल आप रात को उनके सर पे लगा दें, ठीक है, वो सो जाएं। आपको तकिया ख़राब होता है तो तकिए पे कपड़ा रख दें, तौलिया रख दें, ठीक है, और सुबह को आप सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएंगे। और एक मल्टीविटामिन जिसके अंदर मैग्नीशियम, MAGNESIUM, वो रोज़ाना रात को खिलाएं। अच्छा, थोड़ा सा उससे बिल्कुल परेशानी हो, इससे थोड़ा सा यूरिन का कलर, पेशाब का रंग गहरा हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं। और उनको मिर्च मसाले, बिरयानियाँ थोड़ी कम, सब्जियां, फल, दालें, खासतौर पे हैदराबादी जो बगारे बैंगन और अचार है ना, थोड़ा सा जरा। अच्छा, हाँ, जी, अब जरा जी, अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये देखिए फैसल ने बिल्कुल सही गैस किया। ये देखिए, इसमें है राई, ठीक है, कलौंजी, अजवाइन, रतन जौ, अखरोट के छिलके की वो जो फोक कहलाती है वो है, और इसके साथ बहुत सारी उसमें मेथी दाना,
इन तमाम चीज़ों को आपने एक एक मुट्ठी लिया। ये मैं पूरा आपको पूरे 6 महीने के लिए बता रहा हूँ। एक एक मुट्ठी आपने ये चीज़ें ली, आपने आधा किलो लिया आंवले का तेल, मीठे बादाम का तेल और अपने हस्बे शौक या तो जैतून का तेल या नारियल का तेल खूब पकाया। पकाने के दौरान ही जो मैंने अभी आपको क्लोबेस्टॉल प्रोपाइनेट आपने 40 ग्राम इसके अंदर डाली और 1 चमचा मीठा सोडा। खूब पकाया, ठंडा हो गया, इसको बना के रखा। खूब मालिश करें, लकड़ी के कंगे से कंगा करें। बाल गिरेंगे 100 से 150 180, ये खुशी की बात है। लोग गिनते हैं, फैसल आप यकीन करें इतने बाल गिर गए, नहीं गिर रहे हैं, गुच्छे वो गिरने थे, गिरेंगे तो नए बाल आएंगे, गिरेंगे तो ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मौजूद थे। तो जी आज का जो मैसेज है वो गिरेंगे तो ग्रो करेंगे, ये बालों के लिए भी और आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी। हमें कल आप ज्वाइन करेंगे, कल आप हमें देख सकते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।